हेलो स्टूडेंट्स। इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। आज से हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारी इकोनॉमिक्स की पहली क्लास है। तो चलो शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? सीमित संसाधनों के बीच असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का चुनाव कैसे किया जाए, इसे अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या होता है? सीमित संसाधनों के बीच में, लिमिटेड वस्तुओं के बीच में अनलिमिटेड डिमांड को पूरा करना इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसकी दो महत्वपूर्ण शाखाएं होती है। पहली होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान रखना, हम इकोनॉमिक्स को इस तरीके से पढ़ेंगे कि कुछ वर्ड इंग्लिश के और कुछ वर्ड हिंदी के हो, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यह आसान हो। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कंप्लीटली हिंदी में नहीं पढ़ सकते हो, और इसे समझने के लिए कंप्लीट इंग्लिश भी सही नहीं है। ठीक है, तो हम इंग्लिश में जो वर्ड यूज करेंगे मैं उसका उसका हिंदी में आपको मतलब भी बताऊंगा। तो हम शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेन डिफरेंस है उसके ऊपर। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यक्तिगत इकाई जैसे एक उपभोक्ता या दुकान का अध्ययन होता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स संपूर्ण अर्थव्यवस्था जैसे देश की महंगाई, जीडीपी, इनके बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जानते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यक्तिगत इकाई जैसे कि एक उत्पादक या फिर उपभोक्ता को ध्यान में रखकर किया जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे देश की आर्थिक समस्याओं को देखा जाता है। पूरे देश की महंगाई, जीडीपी, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमी का जो केंद्र बिंदु होता है वह व्यक्तिगत मांग और सप्लाई होता है, व्यक्तिगत डिमांड और सप्लाई होता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक में राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर इन्फ्लेशन, इनके बारे में मैक्रो इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमी का उद्देश्य क्या है? एक वस्तु की कीमत निर्धारण, किसी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस की प्राइस को निर्धारित किया जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमी में पूरी कंट्री की आर्थिक व्यवस्था देखी जाती, पूरी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन को देखा जाता है। माइक्रो इकोनॉमी का दायरा छोटा होता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमी का दायरा बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये पूरी कंट्री को देखा जाता है इसमें, जबकि इसमें व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाता है। इसमें जो उत्पादन होता है वह व्यक्तिगत फर्म के उत्पादन के हिसाब से देखा जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमी का उत्पादन पूरे देश के कुल उत्पादन को देखा जाता है। जितने भी फर्म हैं उन सब का उत्पादन, टोटल पूरे देश का उत्पादन होगा। माइक्रो इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है? प्राइस थ्योरी, कीमत का सिद्धांत। जबकि मैक्रो इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, आय और रोजगार का सिद्धांत। तो मोटा मोटा डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी में यही है कि माइक्रो इकोनॉमी का जो दायरा होता है वह नैरो स्तर पर होता है, छोटा होता है। एक व्यक्ति, परिवार या एक विशेष कंपनी के निर्णय उसमें शामिल होते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का दायरा काफी बड़ा होता है, इसमें पूरा देश या वैश्विक अर्थव्यवस्था आती है। माइक्रो इकोनॉमी में डिमांड, सप्लाई या किसी खास वस्तु की कीमत निर्धारित की जाती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमी में देश की जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, राष्ट्रीय आय, इन सब के बारे में देखा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को बॉटम अप भी कहा जाता है। ध्यान रखना, बॉटम अप दृष्टिकोण माइक्रो इकोनॉमी अपनाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमी टॉप डाउन अप्रोच अपनाता है। बॉटम अप का मतलब क्या होता है कि हम एक छोटे से एक व्यक्ति के स्तर से इस अर्थ इकोनॉमिक्स को देखते हैं, और धीरे धीरे हम देश के स्तर पर देखते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमी में हम पूरे देश के स्तर पर इस इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं, तो उसमें सारे छोटे स्तर पर अपने आप अध्ययन हो जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमी में पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, तो यह टॉप डाउन अप्रोच होती है। जबकि माइक्रो इकोनॉमी में व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से यह बॉटम अप अप्रोच हो गई। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमी के जनक कौन है? माइक्रो इकोनॉमी का जन्म है एडम स्मिथ। ध्यान रखना, ये एग्जामिनर के कुछ फेवरेट क्वेश्चन है जो हमें पता होना चाहिए। एडम स्मिथ माइक्रो इकोनॉमी के जनक है, जबकि मैक्रो इकोनॉमी के जनक कौन है? जॉन मेनार्ड केन्स। तो मेनार्ड केन्स है, जिसके बारे में हम अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे।
मैक्रो इकोनॉमी के जनक है, ठीक है। अब हम इकोनॉमिक्स के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहली होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। अच्छा, जो ये इकोमेट्रिक्स है, इसके जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता है रागनार फ्रेस्के। रागनार फ्रेस्के, जिन्होंने इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स टर्म को 1933 में खोजा था। ध्यान रखना, ये नॉर्वे के हैं और इन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है इकोनॉमिक्स में। जैसे कि हमने पढ़ा, माइक्रो इकोनॉमी के जन्मदाता एडम स्मिथ और मैक्रो इकोनॉमी के कीन्स है। और अब हम अर्थव्यवस्था के तीनों प्रकार पढ़ेंगे नीचे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको कैपिटलिज्म इकोनॉमी कहा जाता है। ये क्या होता है? इसका मेन उद्देश्य मैक्सिमम प्रॉफिट होती है, तो ज्यादा प्रतिस्पर्धा इसमें होती है। संसाधन और उद्योगों पर निजी व्यक्ति या कंपनियों का स्वामित्व होता है इसके अंदर, यानी कि प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। तो इसका जो मेन एम होता है, मेन गोल, वो क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट और ज्यादा कंपटीशन। क्योंकि यहाँ पर काफी सारी प्राइवेट फर्म्स की भागीदारी होती है और आपस में अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने की होड़ मची हुई होती है। हमेशा अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। और कीमतें और उत्पादन बाजार की मांग और आपूर्ति पर निर्भर होती है। जो इसमें प्राइस और प्रोडक्शन होता है, वो बाजार के डिमांड और सप्लाई पर निर्भर होती है। यह मल्टीपल फर्म्स के बीच में कंपटीशन होता है। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कड़ी प्रतिस्पर्धा, कड़ा कंपटीशन हमेशा इनके बीच में रहता है। गवर्नमेंट का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सारा का सारा जो खेल है वह मार्केट की डिमांड और सप्लाई पर है। अब इस तरीके से समझते हैं इसको। जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी तो सब और सप्लाई उतनी नहीं रहती है, तो मार्केट में शॉर्टेज होने लगती है किसी भी चीज की। और उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो कस्टमर होता है वह ज़्यादा मूल्य देने के लिए भी रेडी हो जाता है। तो दुकानदार या फिर कंपनियां उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि त्योहारों के सीजन में हवाई जहाज के टिकट महंगे हो जाते हैं, होटल्स के कमरे की डिमांड बढ़ जाती है, तो उनकी कीमत आसमान छूने लगती है। तो इसका कारण यही होता है कि सप्लाई उतनी नहीं है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, तो वस्तु की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। कुछ एक कारण ये भी है, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री या उत्पादक माल को तुरंत नहीं बना सकता। वो जो प्रोडक्ट है उसको तुरंत बनाकर बाजार में नहीं सप्लाई कर सकता। तो कुछ समय के लिए तो उसकी प्राइस बढ़ ही जाएगी। तो अचानक मांग बढ़ने पर तुरंत तुरंत सप्लाई नहीं मिल पाने के कारण उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। और जब कंपनियां देखती है कि बाजार में कीमतें ऊंची है या फिर और उस पर्टिकुलर चीज पर प्रॉफिट ज्यादा है, तो उसका प्रोडक्शन वापस से बढ़ जाता है। जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो अच्छी खासी सप्लाई आ जाती है। नए नए कॉम्पिटिटर उसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट में उतर जाते हैं, तो अपने आप सप्लाई बढ़ जाती है। और जब सप्लाई बढ़ जाती है तो फिर धीरे धीरे उसकी प्राइस स्थिर हो जाती है। तो यह मार्केट में डिमांड और सप्लाई का सारा खेल इसी सिद्धांत पर चलता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमी के? यूएसए, यूके, जो कम्प्लीटली मार्केट में डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलती है, क्योंकि यहाँ पर जो बोलबाला है वह कंपनियों का है। और इसमें आय का वितरण असमान होता है। आय का वितरण असमान होता है। इसमें ऐसे होता है कि कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट बना रही है, वह अच्छा मुनाफा कमा रही है, लेकिन सब तो कंपनी नहीं बना सकते। तो तो जिनके पास प्रोडक्शन है उनके पास आय ज़्यादा रहेगी, इनकम ज़्यादा रहेगी। और जिन जो कस्टमर है जिनके पास प्रोडक्शन का काम नहीं है, वहाँ पर इनकम हमेशा कम रहेगी, तो आय का डिफरेंसेस ज़्यादा आ जाएगा लोगों के बीच में। अब हम समझते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। ये उत्पादन के सभी प्रमुख साधन सरकार के हाथ में होते हैं। इस पर जो लैंड होता है, कारखाने होते हैं, फैक्ट्रीज होती है, उन पर सरकार का नियंत्रण होता है। और इसका मेन पर्पज लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि पब्लिक वेलफेयर होता है, जन कल्याण होता है। और इसमें क्या उत्पादन करना है, कितनी कीमत होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, ये सब सरकार डिसाइड करती है अपनी योजनाओं के तहत। जैसे कि सोवियत संघ, यूएसएसआर,
यह पूरा समाजवादी अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ है। आय का वितरण समान होगा क्योंकि उत्पादन सरकार के हाथ में है, कीमत सरकार डिसाइड कर रही है, तो आम जनता के लिए सब कुछ समान रहेगा, तो इनकम का जो वितरण होगा वह भी समान रहेगा। आर्थिक स्वतंत्रता की कमी होती है इसके अंदर, जो इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंस है वह कम होती है क्योंकि इसमें कंपनी का प्रभुत्व नहीं होता है। आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा कि वो किसी भी फर्म को खोलने के लिए, तो इसमें स्वतंत्रता की कमी होती है और इसमें प्रतिस्पर्धा ना के बरोबर होती है, बहुत कम होती है। और ये एक टाइम पर हमारे देश में थी, कब थी? 1991 से पहले। 1991 में जो रिफॉर्म हुआ था जिसमें एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद कंपनियों को सारे अधिकार दे दिए गए थे, लेकिन उससे पहले लाइसेंस राज था, जिसमें आपको छोटी से छोटी फर्म खोलने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था और अच्छा खासा कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। उसमें काफ़ी दिक्कतें आती थी। तो उसके बाद में एलपीजी रिफॉर्म हुए और इंडिया की इकोनॉमी जो मैक्सिमम सोशलिस्ट इकोनॉमी थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी में बदल गई। तो अब हम मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। पहले हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बारे में कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। देखो, कैपिटलिज्म में तो जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट संस्थाओं के हाथ में होती है, जबकि सोशलिज्म में गवर्नमेंट संस्थाओं के हाथ में होती है। कैपिट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मेन उद्देश्य प्रॉफिट मेकिंग होती है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य वेलफेयरिज्म होता है, समाज लोक कल्याण। जबकि इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मार्केट फ्री होता है। यहाँ पर सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है। डिमांड ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई अगर उतनी नहीं है तो वस्तु की प्राइस बढ़ जाएगी। जबकि इसमें डिमांड और प्राइस भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नील के न के बराबर होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था पूरा गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इनकम होती है वह इनकम डिस्ट्रीब्यूशन काफी अनइक्वल होता है। जिसके पास प्रोडक्शन है उसके पास इनकम ज्यादा होगी, जिसके पास प्रोडक्शन नहीं है उसके पास इनकम बहुत कम होगी, तो डिफरेंस काफी अनइक्वल हो जाता है। जबकि यहाँ पर प्रोडक्शन सिर्फ सरकार के हाथ में है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, तो यहाँ पर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है लगभग सभी के लिए सेम हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कंप्लीटली प्रॉफिट मेकिंग होती है, तो आपस में कंपनियों के बीच में ज्यादा मुनाफा कमाने की होड़ मची हुई होती है, तो कंपटीशन ज्यादा होता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता, पूरा प्रोडक्शन गवर्नमेंट के हाथ में होता है, कंपनीज प्राइवेट प्राइवेट कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर कंपटीशन ना के बराबर होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो मेन एग्जाम्पल वो अमेरिका और जो यूरोपियन नेशंस है वो सब है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल सोवियत यूनियन है। ठीक है। अब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ चलते हैं, तो परिभाषा क्या है? वह अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी हो और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी हो, उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट के साथ साथ सामाजिक कल्याण, लोक कल्याण, जनता के बीच में संतुलन बनाए रखना। इसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का बोलबाला होता है, मतलब कि गवर्नमेंट कंपनीज भी होती है और प्राइवेट कंपनीज भी होती है, जैसे कि इंडिया है। इंडिया में गवर्नमेंट कंपनीज कौन है? अभी पीएसयूज है, गवर्नमेंट बैंक है, जबकि प्राइवेट कंपनीज भी है जैसे कि रिलायंस है, टाटा है, इन्फोसिस है। तो दोनों अपने अपने प्रॉफिट के लिए भी काम करते हैं और लोक कल्याण के लिए भी काम करते हैं, तो इस तरीके से समाज में संतुलन बनाए बनाए हुए हैं। तो इंडिया परफेक्ट एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का। ध्यान रखना, चाइना चाइना भी मिक्स्ड इकोनॉमी ही है, लेकिन धीरे धीरे यह मिक्स्ड इकोनॉमी से कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। पहले चाइना एक टाइम पर पूरा सोशलिस्ट इकोनॉमी था। अभी इस टाइम पर चाइना मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर गवर्नमेंट और निजी कंपनियां आपस में मिलजुल कर व्यापार कर रही है। हम इसको एक लाइन से समझ लेते हैं कि जो कैपिटल इकोनॉमी होती है वो लाइन के लेफ्ट साइड में रखो, सोशलिज्म इकोनॉमी को लाइन के लेफ्ट राइट साइड में, और जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है वह इन दोनों के बीच में। अगर अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो धीरे धीरे कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे कंपनीज प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो जाता है और निजी कंट्रोल निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी के हाथ में आ जाता है। जबकि अगर हम
राइट साइड में जाते हैं तो धीरे-धीरे गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ता जाता है, प्राइवेट कंपनियों का कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ने पर यहाँ पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, जबकि प्राइवेट कंपनियों में जबकि कैपिटलिज्म में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट का मिक्स होता है। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कंपनियां होती है, दोनों अपने-अपने तरीके से प्रॉफिट कमाती है और लोक कल्याण के लिए काम करती है और समाज में संतुलन बनाए रखती है। तो इस टाइम पर जो चाइना है, वह सोशलिस्ट इकोनॉमी जिस पर एक टाइम पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था उधर से किधर जा रही है, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जा रही है, जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर काम कर रही है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मेन उद्देश्य क्या है? यह प्रणाली कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवादी के लाभ और समाजवादी के कल्याण दोनों को मिलाती है। यहाँ पर लाभ भी चाहिए और लोक कल्याण भी चाहिए। बाजार की भूमिका इसमें क्या होती है? बाजार में जो डिमांड और सप्लाई होती है स्वतंत्र रूप से काम करती है। आम जनता का शोषण को रोकने के लिए सरकार कुछ नियम और कानून के जरिए कंट्रोल में रखती है। ध्यान रखना, इसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन ये होता है कि जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई के कारण इनकम डिस्ट्रीब्यूशन काफी अनइक्वल हो जाता है कैपिटलिज्म में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ इंटरफेयर करके आम जनता का शोषण रोकने के लिए अलग-अलग नियम और कानून लाती है, ताकि जिसको ज़्यादा प्रॉफ़िट हो रहा है, उसको प्रॉफ़िट थोड़ा कंट्रोल कर सके और जो जिसको ज़्यादा लॉस हो रहा है, उसका लॉस को भी कंट्रोल कर सके, ठीक है? तो इसमें भारत, फ्रांस, यूके ये सब मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये एक कंट्रोल इकोनॉमिक है, ठीक है? इसमें प्रतिस्पर्धा भी नियंत्रित होती है। अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। कितने क्षेत्र होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। फिर चौथा और पांचवा क्षेत्र भी होता है। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर में वहां पर देश का कच्चा माल होता है। प्राइमरी सेक्टर देश के जीडीपी में सबसे कम योगदान होता है। प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन आते हैं? फिर प्राइमरी सेक्टर में किसान आते हैं। किसान, पशुपालन, मछली पालन या फिर खनन, जो एकदम कच्चा माल रॉ मटेरियल होता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, जिसका उत्पादन हुआ ही है, ठीक है? तो यहाँ पर रोजगार सबसे ज्यादा है। रोजगार सबसे ज्यादा देने वाला सेक्टर प्राइमरी सेक्टर है। क्यों है? क्योंकि अगर एक किसान है, एक किसान अगर खेती कर रहा है तो उसका पूरा परिवार वहां पर खेती कर सकता है। तो रोजगार के तो अवसर मिल गए, लेकिन जो इनकम है वो इनकम तो फिक्स होती है, ठीक है? तो जो इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है वहां पर। अगर एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं तो इनकम 5 लोगों में बढ़ जाएगी, और एक ही खेत में अगर 3 लोग काम कर रहे हैं तो 3 लोगों में बढ़ जाएगी, और एक काम कर रहा है तो वो अकेला लेगा। तो जितने कम लोग काम करेंगे उसका प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, ठीक है? उसके पास इनकम ज्यादा रहेगी। और जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो लोगों के पास इनकम कम रहेगी। तो प्राइमरी सेक्टर में यही मेन प्रॉब्लम है कि एक की जगह काम तो कर लेते हैं, लेकिन जो इनकी इनके जो आय होती है वो कम जनरेट होती है, जो इनकम है वह कम जनरेट होती है। और देश की जीडीपी में इसका इसीलिए सबसे कम योगदान रहता है, क्योंकि इनकी इनकम जनरेशन कम होती है, तो देश की जीडीपी में कम योगदान होता है, क्योंकि ये ज्यादातर टैक्स फ्री होते हैं और सरकार भी इनकी मदद करती है, टैक्स में छूट देती है। तो इनका जो इनकम है वो देश की जीडीपी में सबसे कम काम में आता है। इसको रेड कॉलर जॉब भी बोला जाता है। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है प्राइमरी सेक्टर, उसको रेड कॉलर जॉब जॉब भी बोला जाता है। ये एकदम रो प्रोडक्ट निर्माण करती है, ठीक है? और इसमें डिस्टिंगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है। एक जगह काम तो कर रहे हो, लेकिन आपकी इनकम इतनी नहीं हो पाती है, तो एक तरीके से आप जितना इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी है उतना आप नहीं कर पा रहे हो, तो यह एक छिपी हुई बेरोजगारी के रूप में भी हम इसे बोल सकते हैं। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे द्वितीयक सेक्टर बोलते हैं। वो क्या होता है? वो होता है अगर कोई भी प्रोडक्ट है जो प्राइमरी सेक्टर से आया कच्चा माल, अब उसको बनाने के लिए अब उसका प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन कहाँ होता है? कंपनीज में होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का जो प्रोडक्शन होता है, जो बनाया जाता है कंपनीज के अंदर, वो द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर में आता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, उपयोगिता, ये सब इस सेकेंडरी सेक्टर में आता है। जो प्रोडक्शन होता है
देखो, रॉ मटेरियल हमारे किस काम का, इसके इसका यूज़ करके हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, हमें जो वस्तु बनानी है वह उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, वह प्राइमरी सेक्टर से आ जाएगा। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में हमें उस मटेरियल से प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा, हमें कोई वस्तु तो बनानी पड़ेगी। तो यह कंपनीज में होता है। मैन्युफैक्चरिंग हब मैन्युफैक्चरिंग हब बोला जाता है कंपनीज को, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? इस्पात संयंत्र, वस्त्र उद्योग। जूट होता है प्राथमिक क्षेत्र, लेकिन जूट से कपड़े बनते हैं, वो कंपनीज में जाके कपड़े बनते हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में चले गया। इसी प्रकार से अलग अलग छोटे छोटे जो एमएसएमई कंपनीज होती है, जो रॉ मटेरियल लेके अपना प्रोडक्शन करती है, वो सब सेकेंडरी सेक्टर में जाते हैं। इसको ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं। इसका देश में की जीडीपी में योगदान कितना होता है? लगभग 25 से 28% होता है, और रोजगार भी लगभग 25 से 28 होता है। तो यह एक तरीके से मीडियम सेक्टर है, इसमें रोजगार और जीडीपी योगदान ठीक ठाक होता है। ठीक है। फिर आता है टर्सरी सेक्टर, जिसमें सेवाएं आती है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर होते हैं, उनका प्रोडक्शन हो जाने के बाद उनका जो सर्विसिंग होती है, जो सर्विस होती है, वह सर्विस सेक्टर में आती है, टर्सरी सेक्टर में आती है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टरों को समर्थन देती है। ठीक है। और इसमें आते हैं व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, पर्यटन, ये सब इसमें आते हैं। इसको व्हाइट कॉलर जॉब बोला जाता है। ध्यान रखना, देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान टर्सरी सेक्टर का होता है, तृतीय क्षेत्र का होता है। जबकि सबसे कम जो एम्प्लॉयमेंट है, वो भी तीसरा सेक्टर ही जनरेट करता है। ठीक है। तो सबसे कम एम्प्लॉय तो इसका एम्प्लॉयमेंट भी कम होता है, और देश की जीडीपी में इसका योगदान भी ज्यादा होता है। ध्यान रखना, इसमें एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होता है, लेकिन देश की जीडीपी में इसका योगदान होता है अच्छा खासा। जो एम्प्लॉयमेंट में योगदान होता है वह कम होता है। ठीक है। तो हम इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देख सकते हैं। ये ब्लू में तो है जीडीपी कंट्रीब्यूशन, जो कि टर्सरी सेक्टर में सबसे ज्यादा और प्राइमरी सेक्टर में सबसे कम होता है। जब अच्छा, तीसरे सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट सबसे कम होता है। ठीक है। यहाँ पर 28% आएगा और यहाँ पर 32% आएगा। तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर सबसे कम होता है और योगदान यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र जहाँ पर कच्चा माल निकलता है, जैसे कि पशुपालन जैसे कि आप जानवर से दूध प्राप्त करते हो, उनके गोबर से खाद बनाते हो, छाने प्राप्त करते हो, ये सब कच्चा माल होता है। जबकि साथ में आप खेती करते हो, तो वहां पर प्रोडक्शन, आप गेहूं, अलग अलग फसल उगाते हो, ये सब कच्चा माल होता है। फिर वो सेकेंडरी सेक्टर में जाकर उससे प्रोडक्ट बनता है, तो उत्पादित क्षेत्र हो गया। तीसरा क्षेत्र आता है सेवाओं का। अब हम पढ़ेंगे चौथा क्षेत्र, जो ज्ञान का है, और पांचवा क्षेत्र जो कि शीर्ष निर्णय का है। ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में हमने क्या पढ़ा? रेड कूलर जॉब है। रेड कूलर जॉब है प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन, जिसमें कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन आता है। सेकेंडरी सेक्टर में ब्लू कॉलर जॉब होती है, देश की रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है इसको। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन आता है, बिजली उत्पादन जैसे औद्योगिक कार्य इसमें आते हैं। ठीक है। और एमएसएमई सेक्टर इसका प्रमुख एग्जाम्पल है। तीसरा सेक्टर टर्सरी सेक्टर, जिसको व्हाइट कॉलर जॉब बोला जाता है। इसको सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है, ध्यान रखना। इसमें बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, ये सब जो जॉब होती है, वो तीसरे सेक्टर में आती है। और जीडीपी में सर्वाधिक योगदान भी इसी का ही होता है, 50% से ज्यादा। और देश के रोजगार में प्राथमिक और द्वितीय के बाद में तीसरा प्रमुख हिस्सा इसी का ही होता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा सेक्टर, जिसे क्वार्टरली सेक्टर बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें इंटेलिजेंस एक्टिविटी होती है। अगर आपके पास स्किल्स है, तो स्किल्स को इम्प्रूव करने वाली एक्टिविटीज होती है, बौद्धिक गतिविधियां। इसमें आता है वैज्ञानिक अनुसंधान, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, जो अलग अलग इनोवेशन करके, अलग अलग डिस्कवरी करके देश के कल्याण के लिए कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिससे आम जन को सुविधा पहुंच सके, वो सब इसमें आते हैं। हमारे देश की संस्कृति, सूचना प्रौद्योगिकी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये सब इसमें आते हैं। पांचवा सेक्टर होता है गोल्ड कॉलर जॉब, सबसे बड़ी पोस्ट होती है इसी सेक्टर में। गोल्ड कॉलर जॉब को क्या कहते हैं? शीर्ष स्तर के निर्णय लेने वाले लोग यही होते हैं, जो टॉप डिसीजन मेकर होते हैं। किसी भी
कंपनी के सीईओ, एमडी, सीईओ या फिर सरकारी नीति निर्माता जो प्रमुख हमारे मिनिस्टर्स होते हैं और प्रमुख जो वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं बड़े-बड़े, वो सब 5वें सेक्टर में आता है। तो ध्यान रखना 5वें सेक्टर को गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं। जबकि चौथा सेक्टर इंटे चौथे सेक्टर में इंटेलिजेंस एक्टिविटी आती है। तो पहले सेक्टर को क्या कहते हैं? रेड कॉलर जॉब, सेकेंडरी सेक्टर को ब्लू कॉलर जॉब, तीसरे सेक्टर को व्हाइट कॉलर जॉब, जबकि पांचवें सेक्टर को गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के प्रकार। पहला होता है डेवलप्ड इकोनॉमिक्स। क्या होता है डेवलप्ड इकोनॉमिक्स? विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहाँ पर औद्योगिक और तकनीकी विकास उच्च स्तर पर पहुंच चुका है, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है। जो डेवलप्ड नेशन होते हैं जैसे कि अमेरिका, जापान, यूके, यहाँ पर लोगों की इनकम बहुत ज्यादा है और यहाँ पर कंपनीज ने काफी तरक्की कर ली है औद्योगिक और तकनीकी स्तर पर। यहाँ पर विकास काफी ऊंचे स्तर पर जा चुका है। फिर आता है डेवलपिंग सेक्टर। डेवलपिंग सेक्टर का मतलब होता है जो कि विकासशील है। विकास अभी उसमें डेवलप होने की काफी गुंजाइश है, जिसमें जो प्राथमिक सेक्टर से तीसरे सेक्टर टर्सरी सेक्टर की ओर बढ़ रहा है, मतलब कि कृषि से सेवाओं की ओर बढ़ रहा है। इसमें प्रमुख एग्जाम्पल ब्राजील और भारत आता है। ध्यान रखना इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत अभी डेवलपिंग नेशन है और ब्राजील भी डेवलपिंग नेशन है। और दुनिया की सबसे ज्यादा स्पीड से बढ़ने वाला नेशन भी भारत ही है। इसकी अभी इस टाइम पर जो जीडीपी ग्रोथ है लगभग 6.6% से ऊपर है। ठीक है। फिर आता है अंडर डेवलप इकोनॉमी। अंडर डेवलप इकोनॉमी में औद्योगिकरण बहुत कम होता है, प्राइवेटाइजेशन नहीं होता इसमें, गरीबी स्तर बहुत ज्यादा होता है और जीवन स्तर बहुत कम होता है। ठीक है। तो हमें इन तीनों सेक्टर के बारे में आइडिया होना चाहिए कि ये क्या होते हैं और किस तरीके से इनमें काम होता है। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था। दो तरीके की होती है, खुली इकोनॉमी और बंद इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या होती है? जब जब किसी देश का अन्य देशों के साथ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, जब आयात और निर्यात स्वतंत्र रूप से होता है दूसरे देशों के साथ, तो उसे को खुली खुली इकोनॉमी बोलते हैं। जबकि बंद इकोनॉमी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग नहीं लेता है। यह पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट होती है। जैसे कि इंडिया है, अभी इंडिया चाइना, जापान, अमेरिका इन सब से एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट भी करता है, तो वह अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था में आ गई। लेकिन जैसे चाइना है, चाइना ज्यादातर खुद ही प्रोडक्शन करता है, खुद ही उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लेता है। ठीक है। तो मोस्टली जो चाइना है वो सेल्फ सेल्फ रिलायंट है। हर चीज उसने अपने हिसाब से बना ली है, अपने हिसाब से प्रोडक्शन करता है और अपनी सुविधाओं को अपने ही देश तक रखता है। ठीक है। देश के बाहर नहीं जाने देता। तो इसे क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है। हम इन दोनों के बारे में बाद में अच्छे से अध्ययन करेंगे। अगर देश की इकोनॉमी के एक्सपेंडिचर के लिए ओपन इकोनॉमी होना जरूरी है। क्लोज इकोनॉमी में विकास के अवसर कम हो जाते हैं, लिमिटेड होते हैं। वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी द्वारा मुख्य रूप से एचडीआई का प्रयोग किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है। ठीक है। तो एचडीआई का उपयोग वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी करता है। और हमने पढ़ा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चौथा और पांचवा सेक्टर भी हमने पढ़ा। पांचवा सेक्टर को क्या बोला जाता है? गोल्ड कॉलर इकोनॉमी। बंद बंद व्यवस्था पूरी तरीके से आज दुर्लभ है, क्योंकि आज हर देश आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। जो बंद इकोनॉमी का परफेक्ट एग्जांपल है वो नॉर्थ कोरिया है। ठीक है। और भारत एलपीजी के सुधारों के बाद में 1991 के बाद में बंद इकोनॉमी से खुली अर्थव्यवस्था बन गया है। पहले भारत में बंद इकोनॉमी थी। ठीक है। क्लोज इकोनॉमी था भारत 1991 से पहले। लेकिन उसके बाद में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद में भारत की कंपनियां है जो माल को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है और यह ओपन इकोनॉमी बन गया है। ठीक है। तो आज के इकोनॉमिक्स के पहले लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स के बारे में विस्तृत ओवरव्यू, मोटा मोटा ओवरव्यू लिया है। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज हमसे जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको एसएससी बैंक और रेगुलेटरी बॉडी का पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा।
मैं जो पीडीएफ बता रहा हूँ उस पीडीएफ में आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है? क्योंकि ये मेरे और मैंने इसमें कुछ भी फालतू की चीज़ नहीं लिखी है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। सिर्फ मैं आपको वही पढ़ाऊंगा और आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरा जो ये चैनल है इसको आप 1.5 की स्पीड पर लेक्चर लीजिए ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए, ठीक है? क्योंकि मेरा बोलने का पेस थोड़ा कम है तो हो सकता है कि आपको स्लो लगे, तो आप इसे 1.25 या 1.5 की स्पीड पर देखोगे तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।